नमस्ते दोस्तों, मैं कनिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अपकमिंग फिज़िक्स शिक्षक पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है थर्मल फिज़िक्स के चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था। अब आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए चैप्टर सेकंड लेकर आई हूँ, जो है कैलोरीमेट्री। और इसमें से जो है स्टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस जो टॉपिक को जो है बहुत ध्यान से समझना। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे नोट्स मैंने बना रखे हैं, आई होप आप नोट्स तो साथ के साथ प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है क्यू। क्यू होती है जब आपने हीट दी है। अगर मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो वो हमने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पहले मान लीजिए उसका टेम्परेचर टी था, अब कुछ आपने हीट दे दी तो टेम्परेचर कुछ और बन गया होगा। तो टेम्परेचर कुछ और हो गया होगा, तो इसका मतलब उसके चेंज इन टेम्परेचर आएगा। तो आपकी जो हीट है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी ईजिली। अब हम बात करते हैं क्यू की, कि क्यू हम 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हीट है वो निकालने का फॉर्मूला है C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी तो आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया, और C जो है वो आपकी क्या है, हीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट है एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी में क्या होता है हमारे पास, ये जो एम एस है यहाँ पर मास ऑफ दैट बॉडी हो गया, और एस जो है वो आपकी स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा टी जो है आपके पास में क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। एन सी डेल्टा टी भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। एन सी डेल्टा टी का मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर है, सी आपकी जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है, और एन क्या है आपके पास जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, इस तरीके से 3 तरीके से हमने इस क्यू को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। आगे हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट जो है वो आइस के लिए, वाटर के लिए और स्टीम के लिए कितनी कितनी होती है, क्योंकि ये क्या होता है, न्यूमेरिकल आपको दे देते हैं और वहाँ आपको स्पेसिफिक हीट पता नहीं होती। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आप डायरेक्ट आपको याद होगी तो आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट है आइस के केस में वो 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, और स्टीम के लिए 0.48 है। ठीक है, तो ये आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। और कैलोरीज को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो उसको 4.18 जूल के क्या होता है, वो बराबर होता है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल होता है 1 कैलोरी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा होना, जो चीज़ लुप्त होती है उसको कहते हैं लेटेंट। ठीक है, तो इसमें है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस। ऐसी कोई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है किसी सब्सटेंस के थ्रू ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। पर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। जो आपकी रोटी फूल जाती है और जैसे ही वो गैस रिलीज होती है, वो इस लेटेंट हीट का ही एग्जाम्पल है। वो लेटेंट हीट ही होती है जो उसमें से निकलती है। ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी। फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है किसी सब्सटेंस के थ्रू। और कब होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट होती है, इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं आता है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो वाटर का आइस में कन्वर्जन या आइस का वाटर में कन्वर्जन जो है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देगा, जो कितनी वैल्यू होती है, 80 कैलोरीज पर ग्राम होती है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, 80 कैलोरीज पर ग्राम होती है फ्यूजन के केस में। और वेपराइजेशन के केस में, यानी कि वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना या स्टीम का वाटर में जाना, तो उस टाइम पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, वो कितनी वैल्यू होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। यहाँ से जो हमारे पास हीट है वो कितनी है, प्लस माइनस मास इंटू उसका लेटेंट हीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब कई बार आपने पढ़ा होगा कि Q इक्वल्स टू ml होता है, तो ये वही चीज़ है, ये लेटेंट हीट ही होती है आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट की। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी इज द मास ऑफ द वाटर दैट वुड एब्जॉर्ब और रिलीज द सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो, वाटर इक्विवेलेंट में क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई भी बॉडी है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक हीट होगी, और आपने इसको क्या किया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे दिया, तो इसमें डेल्टा टी जो है वो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज आएगा। इसी तरीके से आपके पास में कोई एक बीकर है, इसके अंदर वाटर है, और वाटर में यहाँ पे एम प्राइम मास ले लीजिए, सी प्राइम इसकी जो है वो क्या ले लीजिए, स्पेसिफिक हीट है ये सी। ठीक है, आपने फिर से इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, इसमें भी डेल्टा टी अमाउंट ऑफ चेंज आएगा। अब ये जो डेल्टा टी अमाउंट ऑफ चेंज है वो दोनों का सेम है, ये चीज़ सेम है। तो ये पूछ रहा है कि ये वाटर इक्विवेलेंट जो है ये डिफाइन करता है एम प्राइम। एम प्राइम इज द वाटर इक्विवेलेंट, कि कितना। तो यहाँ एम प्राइम की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, एम प्राइम क्या होता है, बेसिकली हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो यहाँ पर हमारे पास जो क्यू होगी, मतलब आपने हीट तो दोनों को सेम ही दी है, यहाँ पे जो हीट दी वही हीट यहाँ दी, तो यहाँ जो आपकी एम सी डेल्टा टी होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू एम प्राइम सी प्राइम डेल्टा टी। ठीक है, अब आपका डेल्टा टी तो सेम हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको तो एम प्राइम की वैल्यू चाहिए, यही आपका वाटर इक्विवेलेंट है ना।
मास ऑफ वाटर ही आपका वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम प्राइम हमारा एम इंटू सी ओवर सी प्राइम, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और थोड़ा स्पेसिफाई करने का तरीका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। और वाटर इक्विवेलेंट में क्या दिखाया गया है, मतलब आपका क्या होना चाहिए, सेम चेंज इन टेम्परेचर रहना चाहिए। हमने डेल्टा टी फिक्स कर दिया था, और जो अब हमारे पास जो सी है वो सी क्या है, सी इंटू डब्ल्यू, मतलब ये स्पेसिफिक हीट है वाटर की, ठीक है। यहाँ पर एम जो है मास है वाटर का और स्पेसिफिक हीट एस है इसके पास। तो एक बात आप याद रखिए, जो एम एस होगा हमारे पास वो क्या होगा, एम डब्ल्यू वाटर का हो जाएगा और एस डब्ल्यू वाटर के लिए हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। एक तरीके से हमने इस तरीके से नोटिफाई कर दिया इसको, या हमने इस तरीके से लिख दिया। अब जो एम डब्ल्यू है, मतलब यही तो हमारा वाटर इक्विवेलेंट है ना, मास ऑफ वाटर ही होता है। तो वो मास इनटू में जो ऊपर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बॉडी की है, और जो नीचे डिवाइड में जो स्पेसिफिक हीट आती है वो वाटर की आती है। जैसे मैंने आपको एम प्राइम बताया था, एम प्राइम क्या निकाला था हमने, मास ऑफ द बॉडी था वो, ये स्पेसिफिक हीट बॉडी की ही थी, और नीचे हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट आ रही थी वो वाटर की आ रही थी। तो इस तरीके से हमने इसको निकाला था वाटर इक्विवेलेंट को। यहाँ हमने जो है नोटेशन दे दी कि वो वाटर के लिए ही है, ये बॉडी के लिए ही है, और ये वाटर के लिए है। तो इसने एस से रिप्रेजेंट किया, हमने एस से नहीं सी से कर दिया था, पर है ये स्पेसिफिक हीट ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की। मान लीजिए आपके पास में कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है हीट का एक्सचेंज वहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो हीट मतलब हीट का एक्सचेंज किसके बीच में नहीं हो रहा है, सराउंडिंग के बीच में और उस मटेरियल के बीच में, ठीक है। तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम के बीच में और जो सराउंडिंग है उनके बीच में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, अब जो हीट लॉस्ट होता है बाय द वाटर बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द वाटर बॉडी। तो जितना उसने हीट लॉस किया वही उसका हीट गेन हो जाएगा। तो ये है कि वो मान लीजिए कोई वहाँ पे हॉट है और कोई कोल्ड बॉडी है, तो वो दोनों आपस में जो है क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करके टोटल क्या रहेगा, उसका रिजल्ट जो है वो जीरो ही रहेगा। अगर मान लीजिए मोर देन 2 है बॉडीज आपके पास में सिस्टम है, तो टोटल सबका ऐड करके जीरो के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने हीट जो है वो बाहर एक्सटर्नल सोर्स से दी है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल सोर्स से दोगे तो जो हीट है तो वो बाहर वाली हीट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो वो क्यों एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, हीट गिवन बाय द एक्सटर्नल सोर्स। नेट वो जो है वो जीरो रहेगा जब तक आप बाहर से कोई लेन देन नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर से हीट दे दोगे तो वो उस एक्सटर्नल हीट के बराबर हो जाएगा सारे सिस्टम की हीट जो है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हीट ट्रांसफ़र का, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर है आपका थर्मल फिजिक्स के अंदर, और ये लास्ट चैप्टर है हमारा। इसके बाद हम जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करेंगे, जो इसको कंटिन्यू, फिर उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स करेंगे, ठीक है। अभी तक का ये टारगेट है। इसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ स्टडी करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स की। तो फिलहाल इस पर रहते हैं। तो ये है हमारे पास हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र 3 तरीके से होता है बेसिकली हमारे पास। एक आपने बचपन में पढ़ा है कि कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। कंडक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो वार्मर से कॉल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। तो कंडक्शन के लिए क्या नेसेसरी है, कॉन्टैक्ट में रहना नेसेसरी है, ठीक है। तो कंडक्शन तभी पॉसिबल होगा जब हीट क्या होगी, हमारी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द वार्मर टू द कॉल्डर ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रीचिंग द स्टडी स्टेट इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू एनालाइज, यू विल बी स्टडिंग स्टेट ओनली। देखो हम लोग क्या करते हैं, अब स्टडी स्टेट की बात करते हैं। इसमें क्या है, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जो है हीट के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ आगे का जो है डेरिवेशन एक मैंने आपको दिखाई है। देखो होता क्या है बेसिकली, कि जो चेंज इन हीट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और कितना कितना टेम्परेचर का चेंज हो रहा है उसके, और लेंथ ऑफ दैट बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ आपको दिखा रखा है, एक ही हमारे पास फिगर है। यहाँ पे जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, तो इसमें यहाँ पर इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है। T1 जो है वो ज़्यादा है T2 से, और ये लेंथ है L हमारे पास। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है हमारे पास वो हमारा है dq/dt। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो हीट है हमारे पास वो क्या है, dq, वो है dq/dt। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमारा कैसे दिया जाता है, dq/dt, और यहाँ क्या हो जाएगा, देखो आपने यहाँ T1 माइनस T2 किया हुआ था, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा और T2 माइनस T1 बन जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगाना है, वो K हो जाएगा। तो KA T2 माइनस T1 अपॉन में L हो जाएगा, और ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। dq/dt क्या होगा, माइनस KA dt/dx हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर को हमने यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और लेंथ का dx दिखा दिया। ये हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है मटीरियल की, ठीक है। ये जो हमारे पास K है, ये K क्या है हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अभी जो पीछे आपने फॉर्मूला कैलकुलेट करा है वो ओम्स लॉ से भी रिजेंबल कर सकता है। किस तरीके से करता है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक वायर है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका वोल्टेज क्या होगा, दोनों एंड्स के क्रॉस V मान लेते हैं, V ही होगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V क्या होता है, IR के बराबर होता है। आई अगर मैं बात करूँ क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा।
तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है हमारा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट किसको रिजेंबल, अच्छा वही क्वेश्चन जो हमने पीछे लिखी थी वही लिखी है, माइनस डेल्टा टी, और नीचे देखिए हमारे पास क्या था, जो डी क्यू अपॉन डी टी था वो किसके बराबर था, माइनस के ए डेल्टा टी कह लीजिए, और अपॉन में क्या था हमारे पास एल था, यही था ना। तो इसके और ए को एल के अपॉन में रख दिया हमने यहाँ पर, और डेल्टा टी को एज इट इज़ रखा। तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है, एक तरीके से वी को रिजेंबल कर रहा है, और ये आर को रिजेंबल कर रहा है। तो ये जो आर है हमारे पास ये कहलाता है थर्मल रेजिस्टेंस इस केस में। तो अगर आपको कैलकुलेट करना आ जाए थर्मल रेजिस्टेंस पूछ ले किसी क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला है कितनी लेंथ है थर्मल कंडक्टिविटी इनटू में एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और मिड में हमने कोई थर्मल इक्विलिब्रियम या कुछ अचीव कर लिया किसी टेम्परेचर पे, हम बात कर रहे हैं रैंडम। तो यहाँ का T1 टेम्परेचर है, इस पॉइंट का T2 है, और दो बॉडी को ज्वाइन करके यहाँ इस एंड का टेम्परेचर की अगर हम बात करें, हम मान लेते हैं वो Tx है। ये पूरी लेंथ L है और इतनी हमने x मान ली, बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स हो जाएगी। तो इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, और इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, वो हमें देखना है। तो इन दोनों का और ये पूरा कंप्लीट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। dt एट वन एट T2 पे, मतलब सेकंड पॉइंट इस पोजीशन पे, तो ये पूरे कंप्लीट के बराबर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है हमें इस पॉइंट का कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट का देखो, और पूरे बॉडी का देख लो, बस ये काम करना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस के देखो अब फर्स्ट पे है तो फर्स्ट पे सेकंड टेम्परेचर माइनस T2 माइनस T1 करना है। इसके लिए T2 क्या बनेगा, Tx बनेगा, Tx माइनस T1 हो जाएगा हमारे पास, और अपॉन में इसकी लेंथ कितनी है, x है। इसी तरीके से इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो माइनस के एट T2 में से, क्योंकि फाइनल तो यही रहेगा, T2 माइनस Tx हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। कंप्लीट के लिए बात करें तो T2 माइनस T1 अपॉन में कंप्लीट L हो जाएगा। यहाँ से जब आप Tx की वैल्यू निकालोगे तो वो एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन टाइप बनेगा, T1 प्लस एक्स अपॉन एल, T2 माइनस T1, और इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा हमारे पास। T2 यहाँ है, T1 यहाँ है इस पॉइंट पे, और ये लेंथ L है, और यहाँ हमारा टेम्परेचर T है। इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को दिखाया, और यहाँ पे हमने लेंथ को शो किया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक तरीके से Tx की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास में आपको जो है लेंथ पता है, चेंज इन टेम्परेचर पता है, आप इजीली Tx निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोथ ऑफ आइस इन अ लेक। मान लीजिए कोई आइस की ग्रोथ हो जाती है, जैसे किसी लेक के अंदर आप देखते हैं, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक डेरिवेशन है छोटा सा, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो थिकनेस है, जो ग्रोथ हो रही है, जो थिकनेस आ रही है आइस की, जो थिकनेस है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये जो एक्स है, मतलब वो कितना नीचे की तरफ पानी आपका जाए जा रहा है, उसकी थिकनेस कितनी कम हो रही है। लेकिन आइस की लेयर तो इंक्रीज़ कर रही है ना हमारे पास, तो आपके जो है वो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। आप देखना चाहिए, इस छोटी सी डेरिवेशन को आप खुद से पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं किया है। कि आपको पता है कि डी क्यू क्या होता है, एम इन टू एल होता है। अब क्योंकि हम लोग स्मॉल के लिए बात करें तो डी एम के लिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने मास जो है वो रो इंटू वी लिख दिया, और वी क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू में एरिया होता है, ठीक है। तो वो हमने, अब एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन लेंथ में चेंज आएगा, इसलिए डी एक्स लिख के इंटू एल कर दिया। अब डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, के ए इंटू टी हो जाएगा, अपॉन में एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी जो हमने कैलकुलेट की थी, रो ए एल डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा, के ए टी अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप पूरा इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रोथ जो है इसकी देखनी हो तो वो किस तरीके से होती है, वो एक्स स्क्वायर की क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन अपने आप में ही एक चैप्टर है, तो इसको एक अलग तरीके से टॉपिक बना के हम पढ़ रहे हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो रेडिएशन होता क्या है, हमारे पास एक तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। इसमें क्या होता है, जो एनर्जी कैरी करने का काम करते हैं वो ईएम वेव्स करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करते हैं। ईएम वेव्स का भी एक चैप्टर है जो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ई क्या होता है, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच न्यू होती है। आप अच्छे से जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, आपने पढ़ा हुआ है। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सी बाय लैम्डा होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेवलेंथ, तो वही हमने यहाँ लिखा है। एफ क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो एच सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ठीक है। अब इंट्रैक्शन है रेडिएशन का, अगर मान लीजिए रेडिएशन आपकी मैटर के साथ रिएक्ट कर जाती है तब क्या होगा, अगर हम उसकी इंट्रैक्शन देखते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने कोई भी इंसिडेंट लाइट करवाई, यहाँ पे आपने आपने जो एनर्जी यहाँ पे रेडिएट कराई, तो जो इंसिडेंट वाली हमारी जो रेडिएशन है वो क्या होगी, कुछ हिस्सा उसका ट्रांसमिट भी हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो टोटल है हमारी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, बी सी कह लीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास जो टोटल क्यू आई है वो हमारा इन सब का सम बनेगी, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी का, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो रहा है। तो इन सब का टोटल जो है वो इंसिडेंट बनेगी।
अब मैंने उसको ए बी सी के टर्म्स में नाम दे दिया, तो क्यू ए अपॉन क्यू आई, अगर मैं थ्रू आउट जो इक्वेशन को क्यू आई से डिवाइड करा दूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ क्यू ए अपॉन क्यू आई हो जाएगा, क्यू बी अपॉन क्यू आई और क्यू सी अपॉन क्यू आई हो जाएगा। ये है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉफिशेंट, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड कॉफिशेंट और ये है हमारा ट्रांसमिशन कॉफिशेंट। ठीक है, ए आर टी इस तरीके से, यानी कि एब्जॉर्बेंस के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए हमने ए आर टी का यूज़ किया है। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर टी ज़ीरो कर दूँ, टी वन कर दूँ, आर वन कर दूँ, ए वन कर दूँ और ए को नॉन ज़ीरो कर दूँ, बाकी सबको मतलब एक एक बार नॉन ज़ीरो कर दूँ, तो क्या क्या केसेस बनेंगे? जब हमारे पास टी ज़ीरो होगा, मतलब ट्रांसमिशन हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो परफेक्टली हमारा कैसा है? ओपेक है, वो अंदर से किसी भी लाइट को पास होने नहीं देगा, तो परफेक्टली ओपेक बॉडी है हमारे पास। नेक्स्ट, अगर ट्रांसमिशन फुल्ली ट्रांसमिशन हो रहा है तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट है, ये अच्छे से जानते हैं। अगर रिफ्लेक्शन 1 है, अगर T1 है हमारे पास, मतलब कि ट्रांसमिशन कंप्लीट हो रहा है, तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बॉडी हो जाएगी। अगर R1 है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे A और T दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमारी सिल्वर या रिफ्लेक्टिंग बॉडी हो जाएगी। अगर A1 है, मतलब एब्जॉर्बेंस हो रही है सारी की सारी, तो पूरी ब्लैक बॉडी है, इसका मतलब कम्प्लीटली ब्लैक है, पूरी एब्जॉर्बिंग बॉडी है। अगर A नॉन ज़ीरो है, R भी नॉन ज़ीरो है, T भी नॉन ज़ीरो है, तो कैसी बॉडी है हमारे पास? ट्रांसल्यूसेंट बॉडी है। क्लियर। अब बात करते हैं एमिसिव पावर की। एमिसिव पावर होती है हमारे पास जितने आपने एनर्जी एमिट करी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको एमिसिव पावर बोलते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर होती है कितनी आपने एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई है डिवाइडेड बाई इंसिडेंट कितनी एनर्जी थी। ठीक है, तो क्यू ए बाई क्यू आई हमारा क्या बनाता है? एब्जॉर्प्टिव पावर बनाता है। और एमिटेड पावर में क्या बताया था? कितनी एनर्जी एमिट हुई है डिवाइडेड बाई पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और एब्जॉर्प्टिव पावर में क्या बताया है? कितनी एनर्जी जो आपकी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी आपने इंसिडेंट कराई थी, उनका रेशियो। ने लास्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन के अंदर क्या है कि इंडिपेंडेंटली अगर आप बॉडी की इमिसिव पावर और एब्जॉर्बेंस का, इन दोनों का रेशियो लेते हो, मतलब इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो जो है अलग अलग बॉडीज़ का, लास्ट में हमारे पास वो ब्लैक बॉडी का जो इमिटेड पावर है और जो एब्जॉर्प्टिव पावर है ब्लैक बॉडी का, उसके रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो जैसे जैसे इमिसिव पावर बढ़ेगी एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी, इमिसिव पावर घटेगी तो एब्जॉर्प्टिव पावर भी हमारी घट जाएगी। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल बॉडीज़ की एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर का रेशियो है। इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द सेकंड बॉडी, और उसका रेशियो, इन सब का जो रेशियो है वो एक ब्लैक बॉडी की इमिटिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के क्या होगा? बराबर होगा, मतलब इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के रेशियो के बराबर होगा। यही किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमिसिविटी। इमिसिविटी कैसे डिफाइन करते हैं कि ई जो है, इमिसिविटी होती है हमारे पास जो इमिसिव पावर है किसी बॉडी की डिवाइडेड बाय द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इमिसिविटी कहलाती है। इमिसिविटी इमिसिविटी में क्या होता है? ये दो ही वैल्यू होती है, या तो ज़ीरो होगी या 1 होगी। अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब परफेक्टली सिल्वर बॉडी है, मतलब इमिसिव का मतलब पूरी रिफ्लेक्शन में चला गया है, और 1 है तो परफेक्टली क्या है? ब्लैक बॉडी है। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू जो है वो 1 होती है और 0 होती है परफेक्टली सिल्वर बॉडी के लिए। नेक्स्ट है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो आपकी इमिटेड पावर होती है वो टेम्परेचर के 4th पावर पर डिपेंड करती है। मेन लॉ यही है वैसे तो, पर इसमें यहाँ जो है वो क्या आता है? सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, ये पूरा फॉर्मूला है। पर मेन ये पूछा जाता है कि जो इमिटेड पावर होती है वो टी की पावर 4 पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मान लीजिए एब्जॉर्बिंग पावर है हमारे पास कोई भी, तो वो भी क्या होगी? इमिसिविटी कितनी है वो, और यहाँ पे क्या है? एप्सिलॉन ए टी एस की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा हमारे पास। और डी क्यू बाई डी टी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, वो रेट देखना है, तो इसके लिए पी ए बी में से मतलब जितनी एब्जॉर्बर है उसमें से इमिटेड वाली क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि जो आपका डी क्यू बाई डी टी है वो प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ डेल्टा टी के। ठीक है, अब यहाँ से डी क्यू बाई डी टी की जगह मैंने डी क्यू की जगह लिख दिया एम एस डेल्टा टी होता है, तो डी टी लिख दिया, अपॉन में डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एज इट इज़ रहने दिया। जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है? 4 सिग्मा। ये सॉल्व करने पे आता है टी एस के 3, टी एस जो है वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है यहाँ पे, यही यहाँ वैल्यू लिख दी और डेल्टा टी हो जाएगा। अब है हमारे पास डी टी अपॉन डी टी, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, हमारे पास ये एम एस इसके पास चला जाएगा ना, तो डी टी अपॉन डी टी बचेगा और वो डेल्टा टी के नेगेटिव के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये वाली जो रेशियो है और जो डी क्यू बाई डी टी है, ये दोनों एक दूसरे के ही प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सेम चीज़ के प्रोपोर्शनल आते हैं। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो एमिट करती है रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ को, वो एमिट करती है। और यहाँ से जो है हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है हमने एनर्जी का वर्सेस वेवलेंथ का, एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पर क्या है हमारे पास? एनर्जी और वेवलेंथ। यहाँ पर स्पेक्ट्रल
ये स्पेक्ट्रल एमिशन पावर है हमारी, इमिसिव पावर, और यहाँ पर हमने वेवलेंथ दिखा रखा है। देखो जैसे हमारे पास ये जो पीक है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, ये है लैम्डा फॉर मैक्सिमम एनर्जी। लैम्डा किसके लिए है? मैक्सिमम एनर्जी के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी भी होगी वो भी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब हमारे पास। तो ग्राफ के हिसाब से एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो हमारा टी की पावर 4 की क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, मतलब टेम्परेचर की 4th पावर पे वो डिपेंड करेगा। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो में क्या होता है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो होता है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम, ये ग्राफ छोड़ दीजिए, इसको कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है इसके बीच में और टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में हमने फिर से ग्राफ प्लॉट किया। हमने दो टेम्परेचर पे कर्व्स देखी। ये तो है हमारा टेम्परेचर T1 और ये है टेम्परेचर T2। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब T2 जो है वो टेम्परेचर T1 से क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले ये लैम्डा M1 मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ आ रही थी। अब जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, मतलब वो कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? जो मैक्सिमम वेवलेंथ अब लैम्डा M2 है वो क्या है हमारी? कम हो गई एज़ कम्पेयर टू लैम्डा M1। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी न्यू M2 है हमारे पास वो क्या होगी? ज़्यादा होगी न्यू M1 से। यहाँ पे ये लोग ये कहता है कि जो लैम्डा M इंटू टी, मतलब जो मैक्सिमम वेवलेंथ है और जिस टेम्परेचर पे है, अगर हम उन दोनों की प्रोडक्ट करें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और वो कांस्टेंट बी होता है, जिसे हम बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट है ये, और उसकी वैल्यू होती है 2.898 इंटू 10⁻³ मिली केल्विन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मीटर केल्विन, सॉरी, मीटर केल्विन है ना, लेंथ की डायमेंशन है और ये टेम्परेचर की डायमेंशन है, मीटर केल्विन। अब हम लास्ट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टड के लिए, और इसमें जो है काफ़ी बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो रेट होता है जिस पे आपकी बॉडी जो वो रेट जिस पर बॉडी अपनी हीट को लूज़ कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। मतलब हीट का लॉस जो है वो बॉडी और सराउंडिंग के बीच में होगा। तो जिस रेट पे वो लॉस करती है हीट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए उन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये किस पर बेस्ड है? ये कन्वेक्शन पर बेस्ड है भाई। ठीक है, कन्वेक्शन पे ये बेस्ड है। इसमें क्या है हमारे पास? एक तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है, आपको ये पता है कि dQ/dt जो है वो -ΔT के प्रोपोर्शनल है। पीछे हमने अभी ड्राइव भी किया था, और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल थे, तो ये भी किसके प्रोपोर्शनल आया था? -ΔT के प्रोपोर्शनल आया था। अब हमारे पास क्या है? dt/dt जो है हमारे पास, ये टाइम वाला है, ये टेम्परेचर है, तो ये कितना हो जाएगा? -k∆T हो जाएगा। और डेल्टा टी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, ये चेंज दिखा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में पूछे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। ये वाला फार्मूला जो है क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या करेंगे? TF माइनस TI करेंगे, अपॉन में T हो जाएगा आपके पास। TF माइनस TI तो क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर, जो DT की वैल्यू लिख दी, ये T टाइम के लिए हो जाएगा, माइनस के एज इट इज़ आ जाएगा। अब T क्या बनेगा हमारे पास? ये जो T है हमारे पास वो है TI प्लस TF/2, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, TI प्लस TF/2 हो जाएगा। एवरेज टेम्परेचर ले लेंगे कहने का मतलब, और यहाँ पे क्या है? माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ जो है टेम्परेचर TI है और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो यहाँ से इस तरीके से ग्राफ दिखाया जाता है। T जो है बॉडी का टेम्परेचर है, ये ग्राफ है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का बेसिकली। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। पिछला लेक्चर भी जो है साथ के साथ रिवाइज करते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।